तो यहां सेंट्रलाइजेशन था। उनकी ये भूल थी कि वो उन्होंने भारत को इंग्लैंड समझ लिया। इंग्लैंड छोटा देश है, जहां पे डाइवर्सिटी नहीं है, तो वहां सेंट्रलाइजेशन फिट बैठेगा। लेकिन भारत में तो इतनी डाइवर्सिटी है। इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, मल्टी रिलीजियस, डाइवर्स नेशन स्टेट। इतनी विविधता है, तो यहां सेंट्रलाइजेशन बैकफायर करेगी कि नहीं करेगी? आज भी हम देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन है, फेडरल पॉलिटी है। नागालैंड के लोग नई दिल्ली के सरकार के करीब होंगे या कोहिमा की सरकार के करीब? तमिलनाडु के लोगों की आकांक्षाओं को जल्लीकट्टू के मामले में चेन्नई की सरकार बेहतर समझेगी या नई दिल्ली? चेन्नई की। तो भारत जैसे विशाल देश में जहां डाइवर्सिटी है, वहां सेंट्रलाइजेशन बैकफायर कर गया। इसका सबूत है 1857 की क्रांति। ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब डिसेंट्रलाइजेशन की जगह पे क्या करना होगा? डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन, यहां केंद्रीकरण है, तो यहां विकेंद्रीकरण है। और यहां पे भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, और यहां क्या हो जाएगा? ग्रेजुअल इंडियनाइजेशन। ग्रेजुअल इंडियनाइजेशन ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी धीरे धीरे भारतीयों को, लिखिए, आप लोग लिख नहीं रहे हैं, भारतीयों को धीरे धीरे प्रशासन के सभी अंगों में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब क्राउन क्लेम करेगा कि हमारे बेनिवोलेंट गार्जियनशिप में हम भारतीयों को, जो असभ्य हैं, बर्बर हैं, हम उनको सेल्फ रूल की तरफ ले जाएंगे। ये तो व्हाइट मैन्स बर्डन है, ये तो सिविलाइजिंग मिशन है। हम तो इनको सभ्य बनाने आए हैं। और जब 1947 में आजादी देंगे तो बोलेंगे मिशन एकॉम्प्लिश्ड, हमारा मिशन पूरा हुआ। तो यहां पे सिर्फ ताकत के दम पे चल रहे थे, यहां पे लेजिटिमेसी, वैधता के दम पे, विचारधारा के दम पे। और यहां केंद्रीकरण है तो यहां विकेंद्रीकरण है। यहां भारतीयों को बिल्कुल प्रशासन से दूर रखा गया कि आप अनफिट, सेल्फ रूल के लिए काबिल नहीं हैं, बर्बर हैं, असभ्य हैं। यहां अचानक से क्या हो गया? हृदय परिवर्तन। क्योंकि भारत पे लंबे समय तक शासन करना है, तो धीरे धीरे भारतीयों को जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? और ग्रेजुअल डेमोक्रेटाइजेशन, वो कह रहे हैं कि भारत के लोग तो डेमोक्रेसी जानते ही नहीं थे, हम धीरे धीरे इनको डेमोक्रेसी लाएंगे, हम धीरे धीरे इनको सेल्फ रूल की तरफ ले जाएंगे, हम इनको स्वराज की तरफ ले जाएंगे। कितना भला हो उनका। नहीं, अगर ऐसा भलाई ना करते तो लंबे समय तक भारत में रूल कर पाते? तो ये भलाई सर फॉर सेक ऑफ भलाई नहीं है। दिस इज नॉट गुडनेस फॉर सेक ऑफ गुडनेस, दिस इज गुडनेस फॉर सेक ऑफ कंटिन्यूइंग द रूल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, फॉर सस्टेनिंग द रूल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ये अच्छाई अच्छाई के लिए अच्छाई नहीं है। पहले सेंट्रलाइजेशन है तो अब डिसेंट्रलाइजेशन है। पहले भारतीयों को मनाही है, अब भारतीयों को धीरे धीरे जोड़ रहे हैं। पहले अलोकतांत्रिकीकरण है तो अब लोकतांत्रिकीकरण है। तो ये अच्छाई किस लिए है? ताकि लंबे समय तक शासन करे। समझ में आ गया ट्रेंड? तो अगर ट्रेंड समझ में आ गया तो प्रोविजन समझ में आने में देर नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जितना मर्जी फैक्ट याद कर लीजिए, दोबारा भूल जाएंगे, दोबारा भूल जाएंगे, 100 बार भी करके भी 101 बार में भूल जाएंगे। लेकिन ट्रेंड क्लियर है कि ऐसा है तो क्यों है, तो कभी भूलने का सवाल नहीं है। अब आप जानते हैं कि पहला बैटल ऑफ पलासी तो मैच फिक्सिंग था। मैच फिक्सिंग जानते हैं? हाँ, कि उसके नवाब के अपने ही लोग, सिराजुद्दौला के लोग धोखा दे दिए। तो इससे तो साबित नहीं होता उनकी मिलिट्री सुपीरियरिटी, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर कोई मैच फिक्सिंग नहीं था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बड़ी भारतीय शक्तियों को हरा दिया। सुजाउद्दौला अवध के, मीर कासिम बंगाल के, और शाह आलम टू मुगल, तीनों मिलके यहां हार गए। और इससे बैटल ऑफ बक्सर वाज नॉट ए मैच फिक्सिंग, इसने उनकी मिलिट्री सुपीरियरिटी को साबित किया। फिर भी ये जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। और 1765 से 1772 तक बंगाल में क्या रहा? डुअल रूल। डुअल रूल जानते हैं?
दोहरा शासन। दोहरे शासन में पावर जो होगा वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी? बंगाल में पपेट नवाब्स, कठपुतली नवाब। नवाब्स को तो ऐसे बदलेंगे जैसे कपड़े बदलते हैं। और दस्तक का दुरुपयोग करेंगे। दस्तक जानते हैं? उनको मिला था कि अब तो पॉलिटिकल पावर हो गए कि हम बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते हैं। तो कंपनी को मिला था ना, कंपनी के नाम पे खुद ही निजी व्यापार कर रहे हैं। ऑफिसर्स इतने धनी हो गए, इतना व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। प्राइवेट ट्रेड दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं, फोर्सफुल गिफ्ट ले रहे हैं, नवाब को कपड़े की तरह बदल रहे हैं, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जिम्मेदारी सारा नवाब का और पावर उनका। इससे ब्रिटिश सरकार भी घबरा गई कि ये क्या कर रहे हैं। ये तो लग रहा है कि जस्ट कुछ ही दिनों में गिने चुने दिन रह जाएंगे। अगर ऐसा कुशासन रहा तो हमारे दिने चुने दिन रह जाएंगे। तो अगर हमें लंबे समय तक भारत का खून पीना है तो ये दोहरा शासन खत्म करना पड़ेगा, और एक जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, और सुशासन लाना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार पे लगाम लगानी पड़ेगी, नहीं तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ब्रिटिश सरकार को तो मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन मांगा 1 लाख पाउंड का, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो अभी विस्तार करना है ना। अभी तो सिर्फ बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ पलासी हुआ है, बैटल ऑफ वांडी वाश हुआ, कई बैटल बाकी हैं। 1 लाख पाउंड किससे मांगेंगे? ब्रिटिश सरकार से। तो ब्रिटिश सरकार कहेगी कि ये जनता का पैसा है, आप ब्रिटेन की कंपनी है, ठीक है हम देंगे लोन, आंख बंद करके नहीं कि भ्रष्टाचार के आप उसकी बलि चढ़ा दें। ये ब्रिटिश जनता का पैसा है, आप ब्रिटिश कंपनी है, और ब्रिटिश संसद संप्रभु है, और ब्रिटिश संसद का कानून आप पे ब्रिटेन में भी और दुनिया भर में लागू होगा। आप कहीं चले जाएं, चांद पे चले जाएं, क्योंकि आप ब्रिटेन कंपनी है, आप ब्रिटेन सरकार से सहायता मांग रहे हैं, और ये ब्रिटिश सरकार और ये ब्रिटिश जनता का पैसा है। इसीलिए हम लोन देंगे, मना नहीं कर रहे, लेकिन सशर्त देंगे, बिना शर्त नहीं। शर्त क्या है? ऐसे नहीं चलेगा कि बंगाल का गवर्नर अलग, बॉम्बे का गवर्नर अलग, मद्रास का गवर्नर अलग, सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, डुअल रूल है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट, आप रूल करें, लेकिन आपके अफेयर्स को रेगुलेट करेगी अब ब्रिटिश पार्लियामेंट, सुशासन तय करेगी। समझ में आ गया? इसी का बैकग्राउंड है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो पहला जो एक्ट है वो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट करना मतलब कौन रेगुलेट कर रहा है? बैकग्राउंड समझ में आ गया? कौन रेगुलेट कर रहा है? ब्रिटिश संसद। किसको रेगुलेट कर रही है? कंपनी को। भारत में कौन शासन कर रहा है? कंपनी। लेकिन क्या कंपनी भ्रष्टाचार चलते रहेगी? ब्रिटिश सरकार से लोन भी ले, भ्रष्टाचार भी करे, और लोन बर्बाद कर दे, फिर लोन मांग ले, फिर लोन मांग ले? ब्रिटिश संसद को ऐसा मंजूर होगा क्या? बोलेंगे ऐसा नहीं चलेगा। मीठा मीठा गप गप, खट्टा खट्टा थू थू नहीं चलेगा। पावर देंगे गवर्नर जनरल को, और जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। मोर पावर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रधानमंत्री को ज्यादा ताकत है तो पूरे देश के लिए जिम्मेदारी है, सीएम को पूरे प्रदेश के लिए, डीएम को पूरे जिला के लिए, और क्लर्क को 5 बजे के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं। तो मोर पावर इज अकॉम्पनीड विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्यादा शक्ति तो ज्यादा जवाबदेही। तो रेगुलेटिंग एक्ट इसी कंटेक्स्ट में आया। कब? इनसे क्वेश्चन आते हैं, एक्ट से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं कि आ सकता है नहीं आ सकता है। एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये पक्का है। और कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 तो कहीं नहीं गए, 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये कब आया? 1773। समझना जरूरी है
कि रेगुलेट कौन करेगा? ब्रिटिश संसद। अब ब्रिटिश संसद संप्रभु है और वो कहेगी ऐसे नहीं लीज दे दिया तो जन जन तक लीज मिलता रहेगा, 20-20 साल में रिन्यू करेंगे। 1773 से 20 साल, 1793 चार्टर एक्ट। चार्टर जानते हैं? लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इन रिटेन फॉर्म, कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के लीज को फिर 20 साल के लिए बढ़ाते हैं कि वो भारत के साथ व्यापार कर सकता है। तो 1773 के बाद होगा 1793, फिर 20 साल जोड़ेंगे तो 1813 चार्टर एक्ट, फिर 20 साल जोड़ेंगे तो 1833 चार्टर एक्ट, फिर 20 साल जोड़ेंगे तो 1853 चार्टर एक्ट। उसके बाद तो फिर रिवोल्ट ही हो गया और फिर चार्टर की तो जरूरत ही नहीं, कि सरकार खुद हाथ बागडोर में ले लेगी। तो पहली बात, भ्रष्टाचार का जो जड़ है उसको समाप्त करना है। भ्रष्टाचार का जड़ क्या है? जो भ्रष्टाचार का जड़ है वो क्या है? भ्रष्टाचार का जड़ है डुअल रूल। तो एंडेड डुअल रूल, हिंदी में लिखना चाहते लिख लीजिए, जो द्वैध शासन का अंत, एंडेड डुअल रूल। भ्रष्टाचार का ये जो डुअल रूल का समाप्ति कर दिया गया इसके द्वारा, यानी कि अब शक्ति भी गवर्नर जनरल की काउंसिल को और जिम्मेदारी भी। अब वो अलग अलग गवर्नर नहीं डाल सकते। इसीलिए बंगाल चूंकि सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे प्रॉस्पेरस प्रांत है, पूरा पानी है वहां पे, और इसीलिए बंगाल से उन्होंने स्टार्ट किया था। वो आए थे तो पश्चिम से, इंग्लैंड से, लेकिन स्टार्ट राजस्थान से, गुजरात से नहीं, बंगाल से किया, क्योंकि बंगाल में पानी है, कृषि ज्यादा है, धन ज्यादा है, तो उस धन का प्रयोग करेंगे भारत में विस्तार के लिए। राजस्थान के से करेंगे तो ज्वार बाजरा से कैसे करेंगे आगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए यहां एंड डुअल रूल को खत्म कर दिए, और बंगाल जो सबसे बड़ा प्रांत है, गवर्नर उसके को गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डिजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल। गवर्नर ऑफ बंगाल, जनरल मतलब हाँ सबका, डिजिग्नेटेड एज गवर्नर, लेकिन ये भारत के नहीं है, जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहां है? कैलकाटा। अब तो कोलकाता कहते हैं, उस समय कैलकाटा कहते थे। ब्रिटिशर्स के समय में जो राजधानी कोलकाता ही थी, 1911 में दिल्ली हुई है, पता है? तो दिल्ली सल्तनत और मुगल का, दिल्ली और आगरा में ना समझिए, ब्रिटिशर्स के समय में, क्योंकि उनका व्यापार में समुद्री मार्ग से होता था, तो समुद्र से लगा हुआ बंगाल है, और दूसरी तरफ सिर्फ समुद्र का पानी नहीं, इनलैंड वाटर भी वहां ज्यादा है, कृषि भी ज्यादा है, अधिशेष भी ज्यादा है। तो बंगाल को पहले कब्जा किया ताकि उसके संसाधन से वो अपने बाकी जगह विस्तार कर सके। इसीलिए सबसे बड़ा आज का बंगाल नहीं, वेस्ट बंगाल, उस समय आज का जो बांग्लादेश देख रहे हैं ना, पूरा ईस्ट पाकिस्तान, वो सारा बंगाल था, इतना बड़ा प्रांत था बंगाल। बिहार उड़ीसा भी उसके भाग थे। आज ये मत समझिएगा वेस्ट बंगाल सिर्फ, बंगाल का तो विभाजन बहुत बार हो गया। 1905 में वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल हो गया, फिर 1937 में बंगाल से हटके बिहार और उड़ीसा बन गए, तब जाके आज का वेस्ट बंगाल है। तो बंगाल जो सबसे बड़ा प्रांत था, जो सबसे धनी प्रांत था, जो सबसे ज्यादा पानी है जहां पे, उसके गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल। ये देखिए, राज्यों के मामले में तो गवर्नर रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे देश के मामले में, चाहे वार हो, पीस हो, डिप्लोमेसी हो, इन मामलों में आपकी जवाबदेही होगी, आप दूसरे पर नहीं डाल सकते। और शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो गवर्नर जनरल तो बनाया ही, और 1+4, 1 यानी गवर्नर जनरल और 4 अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, इसको कहा गवर्नर जनरल इन काउंसिल। फॉर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस, एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस। हिंदी में लिख सकते हैं कि पहली बार तो